बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. My dear students and respectable parents, Assalamu alaikum. I hope you will be enjoying good health. May Allah Almighty bless all of us with happy, healthy and prosperous life. My dear students, today we are going to read a poem. The name of the poem is Night. इससे पहले का तमाम काम आपको क्लास में करवाया जा चुका है। ये काम भी PDF के ज़रिए आपको पहुंचाया गया। Today the poem which I have been selected for study, the beautiful poem written by William Blake. William Blake. It's very interesting poem, and the writer of the poem, William Blake, known as a writer which had been written many beautiful poems, and Night is one of them. This poem Night, published in 1789, and the writer William Blake was an English poet. English poet यानी इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखता था ये शायर। इसका नाम विलियम ब्लेक है, विलियम ब्लैक नहीं है। विलियम ब्लेक इंग्लैंड से, लंदन से ताल्लुक़ रखता था और ये 1827 में लंदन में पैदा हुआ। He wrote many poems and books, but he was not recognized during his lifetime. Means कि उसने बहुत सारी पोएम्स लिखी, बहुत सारी बुक्स लिखी, बट अनफॉर्चुनेटली जितनी उसकी ज़िंदगी थी, जितनी उसका लाइफ टाइम था, उस दौरान उसके काम को सराहा ना गया। आज जिस पोएम को हम पढ़ेंगे वो पोएम एक्चुअली पूरी पोएम नहीं है। इट्स नॉट अ कंप्लीट पोएम, इट्स एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम। एक्सट्रैक्ट मीन एक इक़्तिबास है, एक छोटा सा टुकड़ा है विलियम ब्लेक की पूरी नाइट पोएम का। नाइट पोएम एक्चुअली इतनी छोटी सी नहीं है जितनी आपकी बुक पर मौजूद है, पेज नंबर 37। उससे रिलेटेड मज़ीद जो पोएम है, इसी का हिस्सा, वो आप इसकी जो बाकी पोएम्स हैं जो इसके बुक्स में, इसकी पोइट्री में आपको मिलेंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही छोटा एक स्टैंज़ा, बहुत ही छोटे जो यहाँ पर पोइट्री है उसको लिया गया है। Before starting my lecture, my dear students, I would like to brief 3 main points. 3 main points आज मैं आपके सामने यहाँ पेश करूँगी before starting my first lecture. ये lecture first time आपके पास जा रहा है, इसके बाद जो lectures आते रहेंगे हम उसमें बातचीत करेंगे, लेकिन 3 main points आपको देना बहुत ज़रूरी हैं। The first point before listening and watching video lectures is you have to collect all the stationery, related notes, copies, books, etc. with you before you going to start your study. अगर आपने स्टडी करने से पहले अपने पास तमाम चीज़ें नहीं रखीं तो आप स्टडी करने में खातिर ख़्वाह फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर आपको जो बोर्ड वर्क करवाया जा रहा है वो PDF के ज़रिए आपको इतला कर दी गई थी कि आपने ये कंप्लीट करना है, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग, ग्लॉसरी, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जो चीज़ आपको यहाँ करवाई जा रही है, द रीज़न इज़ दैट कि आप उसको अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें। अब पहला पॉइंट कि आपके पास उस सब्जेक्ट से मुतल्लिक, चाहे वो आप इंग्लिश का लेक्चर सुन रहे हों, सोशल स्टडीज़ हो, साइंस हो, व्हाटएवर द लेक्चर इज़, आपके पास उससे मुतल्लिका तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, ट्राई टू आइसोलेट योरसेल्फ बिफोर
लिसनिंग, रीडिंग एंड स्टडी। आइसोलेट का मतलब होता है अपने आप को अलहदा कर लेना। आप किसी ऐसी जगह बैठकर हरगिज़ नहीं पढ़ सकते जहाँ पर बाकी बहन भाई बातें कर रहे हों, खेल रहे हों, टीवी लगा हो, गेस्ट आए हुए हों या आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स उस जगह मौजूद होकर बातचीत कर रहे हों। इसलिए आपके साथ जो भी आपको गाइड करने वाले हैं, आपके फादर, मदर, बाजी, आपी या जो भी आपके साथ बैठकर आपको काम करवाते हैं, आप उनको लेकर अपने रूम में या एक ऐसी जगह पर आइसोलेट हो जाएं जहां पर दूसरे लोगों का आना जाना उतनी देर ना हो। आप अगर ऐसा नहीं करेंगे और टाइम टेबल के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे तो आप लेक्चर से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। पॉइंट नंबर 3, फोकस एंड कंसंट्रेशन। इफ़ यू विल नॉट बी फोकस एंड कंसंट्रेशन ओवर योर लेक्चर, आपको इसका फ़ायदा हासिल नहीं हो सकेगा। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जितनी देर आप पढ़ रहे हैं उतनी देर आपके माइंड में सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पढ़ाई, आपका वो रिलेटेड सब्जेक्ट हो जो आप लेकर बैठे हैं। सारा बैग खोल कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके नोट्स, उसकी बाकी चीज़ें आपके साथ मौजूद होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ आवर पोएम नाइट, written by William Blake. This is a very beautiful poem. In this poem, the poet wants to tell us the beauty of night. Night क्या है? रात। रात की खूबसूरती। बज़ाहिर रात अंधेरी है, उसमें आपको कोई अट्रैक्शन नज़र नहीं आती, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है और दिन की निस्बत इसकी अट्रैक्शन कम होती है। बट द पोएट इज़ डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ नाइट इन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल वे। पुट योर फिंगर ऑन द वर्ड द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट। सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से। हाउ मेनी डायरेक्शंस डू यू नो? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब। अब बात किसकी हो रही है? सूरज की। सूरज गुरूब होता है तो रात होती है। अब यहाँ पर सूरज किस तरीके से मगरिब में गुरूब हो रहा है? स्टार्ट कैसे लिया उस पोएट ने कि सूरज के गुरूब होने से लेकर और रात के अंधेरे के फैलने तक किस कदर खूबसूरती से राइटर ने रात को बयान करना शुरू किया है। द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, कॉमा, सूरज मगरिब में उतर रहा है। सूरज मगरिब में उतर रहा है। जब मशरिकी हिस्से से सूरज मगरिब की तरफ उतर रहा है, इट मीन्स कि जिन साइड से सूरज जो है वो चला गया है वहाँ पर अंधेरा छा गया है और मगरिब में गुरूब हो गया है। मगरिब यानी वेस्ट। सूरज मगरिब में उतर रहा है। डू यू नो अबाउट डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग का मतलब है नीचे उतरना, यानी ऊपर से नीचे आना। जब आप छोटी क्लासेस में थे और इवन अभी भी आपने डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर्स पढ़े होंगे, तो डिसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे उतरना। द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में उतर रहा है। द इवनिंग स्टार डज शाइन, और शाम का सितारा चमक रहा है। इवनिंग, रात नहीं कहा उसने, इवनिंग कहा है। नाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, इवनिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इवनिंग मीन्स शाम। द इवनिंग स्टार डज शाइन, इंडिकेशन है ये रात के आने की कि शाम के सितारे ने आकर ब्यूगल्स बजा दी हैं, ऐलान कर दिया है कि अब रात शुरू होने वाली है। शाम का सितारा चमक रहा है। द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट्स, परिंदे शाम को अपने घोंसलों में खामोश हैं। परिंदों को कौन बताता है परिंदों को कौन बताता है कि अब सुबह हुई है, शाम हुई है, दोपहर है, रात है, या कौन सा टाइम शुरू होने वाला है? ये एक कुदरत की कारीगरी है।
अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक को पैदा किया और हर मखलूक को अपने अपने तौर पर उनके हिसाब से अक़ल अता फ़रमाई। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तमाम मखलूक़ात से, तमाम क्रीचर्स से अफजल है। अब यहाँ पर परिंदे शाम को क्यों खामोश हो जाते हैं अपने घोंसलों में? क्योंकि दिन की रोशनी में वो दाना चुगने निकलते हैं सुबह सवेरे। क्योंकि आप देखें कि परिंदों को ये फ़िक्र नहीं होती कि रात को क्या खाएंगे, दोपहर को क्या पकेगा, सुबह को क्या खाएंगे। ये सिर्फ़ इंसानी जहन है, इंसानी सोच है कि वो ये हर वक्त इस फ़िक्र माश में लगा रहता है कि हमने क्या पकाना है, क्या खाना है, क्या करना है। लेकिन परिंदे इस फ़िक्र से आरी हैं। परिंदे शाम होते ही अपने अपने घोंसलों में आ जाते हैं। साइलेंट का मतलब है खामोश। बर्ड्स आर साइलेंट, परिंदे खामोश हैं इन देयर नेस्ट, अपने घोंसलों में। एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन, और मुझे भी अपने की तलाश है। यहाँ पर बात जो है वो पूरी मुकम्मल वर्डिंग में नहीं लिखी गई, इशारातन बात की गई है। माइन का मतलब मेरा, सीक फॉर का मतलब है तलाश करना। आई मस्ट लाजमी तौर पर, मुझे भी लाजमी तौर पर अपने की तलाश है। किस चीज़ की? अपने घर की, अपने ठिकाने की, जहाँ पर मैं थका हारा दिन भर के काम के बाद रेस्ट करूँगा, आराम करूँगा। क्योंकि दिन में सारा दिन हम अपनी मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, थकावट हो जाती है, और रात परवरदिगार ने आराम के लिए बनाई है। तो रात को मैं भी अपने ठिकाने की तलाश में हूँ। द मून कॉमा लाइक अ फ्लावर, चाँद एक फूल की मानिंद है। लाइक अ फ्लावर, एक फूल की, फ्लावर क्या होता है? फूल। लाइक का मतलब यहाँ पर मिसाल दी है, जैसे। लाइक मीन्स जैसे। मून क्या है? चाँद। द मून कॉमा लाइक अ फ्लावर कॉमा, चाँद एक फूल की मानिंद है। इन द हेवन्स हाई बॉर्ड, और अपने ठिकाने पर, अपने काशाने पर। हेवन्स हाई, जन्नत से भी ऊंचा, बहुत ऊंचा ठिकाना है उसका। वहाँ पर आराम से क्या कर रहा है? विद साइलेंट डिलाइट, खामोश खुशी के साथ सिट्स, बैठता है। एंड स्माइल्स ऑन द नाइट, और मुस्कुराते हुए रात को देखता है। अब यहाँ पर चाँद का जो ठिकाना बताया गया है, एक्चुअली चाँद का कोई घर नहीं है, चाँद का कोई ठिकाना नहीं है, बट बॉवर का मतलब यहाँ पर एक ऐसी जगह जो किसी के लिए मखसूस हो जाए, जो किसी की आमाजगाह बन जाए, जो किसी का ठिकाना बन जाए। तो बावर यहाँ पर चाँद के लिए एक ऐसी जगह जहाँ पर वो आराम से बैठकर मुस्कुरा रहा है और रात को देख रहा है। यहाँ पर सिमिलीज़ और जो शबाहत इस्तेमाल की हुई है, जो यहाँ पर कंपैरिजन इस्तेमाल किया गया है, मिसालें दी गई हैं, आगे चल के यही आपके बुक वर्क का हिस्सा होंगी। हमने इस पोएम में पढ़ा कि सूरज के गुरूब होते ही रात का आगाज़ हो जाता है। एक सितारा रात को चमक कर इस बात का इशारा देता है कि अब रात छाने वाली है। परिंदे खामोशी से अपने घोंसलों में बैठ जाते हैं और मैं भी अपने ठिकाने की तलाश में लगा रहता हूँ, क्योंकि मुझे भी आराम करना है। चाँद की खूबसूरती को बयान करते हुए विलियम ब्लेक कहता है कि चाँद इंतहाई खूबसूरती से एक शाहाना अंदाज में अपने मखसूस की गई जगह पर बैठकर रात को मुस्कुराते हुए खुशी से देखता है। So this was the translation. Now let's begin our book work. My dear students, you all have been given the question answers, words meaning and other things of this lesson in PDF. But now I would like to revise something before you, just to elaborate the main things of this poem. सबसे पहले हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करेंगे। बुक पेज नंबर 38 निकालिए।
क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF की फॉर्म में मिल चुके हैं, यहाँ पर जस्ट मैं उनको रीड आउट करूँगी आपकी आसानी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ दिस पोएम अबाउट? ये नज़्म किसके मुतल्लिक है? आप बताइए किसके मुतल्लिक है ये नज़्म? वेरी गुड। द पोएम इज़ अबाउट नाइट। द पोएम इज़ अबाउट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू द स्टार्स शाइन? सितारे कब चमकते हैं? द स्टार्स शाइन व्हेन द सन सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the night bring for us? Answer is the night brings moon and stars for us. What makes the moon happy? Heaven's high bower makes the moon happy. Why are birds silent in their nest? The birds are silent in their nests because it's time to take rest. What does the moon look like at night? The moon looks like a flower at night. So, let's come towards the words meaning of this poem. Bower. Bower. काशाना, descending, नीचे उतरना, seek, तलाश, साइलेंट, खामोश, डिलाइट, खुश, हेवन, जन्नत, शाइन, चमकना। नेक्स्ट, ग्लॉसरी। वर्ड्स मीनिंग आपने उर्दू में पढ़े, अब वर्ड्स मीनिंग्स इन इंग्लिश पढ़ेंगे हम। वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड बावर, प्राइवेट रूम, डिसेंडिंग। अब स्टूडेंट्स कीप इन माइंड कि रूम बाज़ दफ़ा खाली कमरे को ही नहीं कहते हैं, रूम का मतलब जगह भी होता है। रूम मीन्स जगह, किसी के लिए जगह बनाना, किसी को जगह देना, या जगह को भी बाज़ दफ़ा रूम के वर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। डिसेंडिंग, मूविंग और कमिंग डाउन। हेवन, पैराडाइज। Shine, be bright. Seek, to look for someone or something. Silent, free from noise. So, these were the glossary words. Open your book, page number 38. The first question, look up the meanings of these words in the dictionary. Use these words in sentences of your own. इन अल्फाज के मायने तलाश करें और इनको जुमलों में इस्तेमाल करें। डिसेंडिंग, सीक, बावर, डिलाइट, नेस्ट। ये वर्ड्स आपने यहाँ पर मीनिंग के साथ पढ़ लिए हैं। अब इनके जुमले आपने ख़ुद अपनी कॉपी में बनाने हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज़ बी, figurative language. Read the poem and pick out the use of simile. Simile. Simile क्या है? आइए हम पढ़ते हैं। A simile compares two things using like or as. For example, I want to say that somebody swims well. I can say he, she swims like a fish because a fish swims well. They are two basic patterns that you can use for comparison. So, first of all, I would like to define simile before you. A simile compares. एक simile मुकाबला करती है, मवाजना करती है किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ। टू थिंग्स, दो चीज़ों का आपस में मवाजना करती है। किन वर्ड्स के साथ? लाइक और एज के साथ। आपको जहाँ जिस सेंटेंस में लाइक या एज, कौन से वर्ड्स लाइक या एज के वर्ड्स इस्तेमाल होते नज़र आएँ तो आप जान लें कि इसमें सिमिली इस्तेमाल हुई हो।
इतना प्यारा जैसे चाँद, इतना खूबसूरत जैसे गुलाब, इतना पुराना जैसे पहाड़। ये जैसे का लफ्ज़ जो है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सिमिली इस्तेमाल हुई है, इसको इस्तारा भी कहते हैं। अब यहाँ पर मिसाल में बताया गया है कि वो इतना अच्छा तैरती है या तैरता है जैसे कि मछली। अब तैरना मछली से ज़्यादा अच्छा कौन जानेगा, तो उसकी मिसाल मछली के साथ मिला दी कि वो इतना अच्छा तैरती है या तैरता है जैसे कि मछली। अब यहाँ पर पैटर्न नंबर 1 है। पैटर्न नंबर 1 में आपको लाइक के साथ, LIKE, लाइक के साथ यहाँ पर आपको सिमिलीज़ का इस्तेमाल मिलेगा। लुक एट योर बुक, पेज नंबर 38, लास्ट में वर्ब प्लस लाइक प्लस नाउन, शी स्विम्स लाइक अ फिश। अब ये लाइक अ फिश जो है ये सिमिली इस्तेमाल हुई है इसके अंदर। ही वॉक्स लाइक अ डग, वो एक बत्तख की तरह चलता है। शी एक्ट्स लाइक अ फूल, वो एक बेवकूफ़ की तरह हरकतें करती है। यहाँ पर लाइक के साथ आपको मिसालें दी गई हैं। अब दूसरा पैटर्न जो है इसका, उसमें एज़ इस्तेमाल हुआ है। एज़ प्लस एडजेक्टिव प्लस एज़ प्लस नाउन, यानी एक लाइन में 2 दफ़ा एज़ इस्तेमाल होना है और वो भी सिमिलीज़ के कैटेगरी में फॉल करेगा। जिस तरह लाइक का इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे जिस सेंटेंस में, तो वो सिमिली कहलाएगा। मिसाल देखिए, ही इज़ एज़ टॉल एज़ अ जाइंट, फुल स्टॉप। वो इतना लंबा है जैसे कि एक जिन। शी इज़ एज़ फास्ट एज़ अ रॉकेट, वो इतनी तेज़ रफ्तार है जैसे कि रॉकेट। ही इज़ एज़ ग्रेसफुल एज़ अ स्वान, और वो इतना शानदार है, ग्रेसफुल है जैसे कि स्वान। स्वान बत्तख। अब यहाँ पर आपको पेज नंबर 39 सी पार्ट, मेक योर ओन सिमिलीज़, हाउ कुड आई से दैट समबडी। ये जो 2 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड कोलन्स। पंक्चुएशन भी साथ साथ आपने सीखनी है। दीज 2 डॉट्स, वन ओवर द अदर, इज़ कॉल्ड कोलन। और कोलन का मतलब है कि आप इसी बात को आगे ब्रीफ कर रहे हैं, समझा रहे हैं, एलेबोरेट कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपने लाइक के साथ सिमिली बनानी है और आपने इनको वाज़े करना है इनके मतलब को। द फर्स्ट वर्ड इज़ रन्स फास्ट, तेज़ दौड़ता है। अब इससे आपने लाइक लगाकर सिमिली बनानी है। सो लुक एट योर बोर्ड। सिमिलीज़ में सबसे पहला बुक पेज नंबर 39, रन्स फास्ट के सामने आपने लिखना है ही रन्स लाइक अ डियर, वो ऐसे दौड़ता है जैसे हिरन। नंबर 2, इज़ प्रिटी। इज़ प्रिटी के लिए आपने लाइक यूज़ करते हुए सिमिली बनानी है। शी इज़ प्रिटी लाइक अ रोज़, वो इतनी खूबसूरत है जैसे गुलाब। कीप इट इन माइंड, एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस you will have to use a full stop, otherwise your sentence will be considered as wrong. Number 3, jumps well. The complete sentence would be he jumps well like a panther. Do you know about panther? What is panther? Very good, cheetah. He jumps well like a panther. वो एक चीते की तरह अच्छी से जंप करता है। जंप मीन्स जी, कूदना। नंबर 4, इज़ स्ट्रॉन्ग। द कंप्लीट सेंटेंस वुड बी ही इज़ स्ट्रॉन्ग लाइक अ रॉक, वो इतना मजबूत है जैसे चट्टान। रॉक मीन्स चट्टान। सो दीज वर द सिमिलीज बाय यूजिंग द वर्ड लाइक. Now I would like to define other similes with the use of as. Feels soft.
फील सॉफ्ट को आपने इलेबोरेट करना है सिमिली में कि एज़ का इस्तेमाल 2 दफ़ा आए। एज़ सॉफ्ट एज़ कॉटन, इतना नर्म जैसे रुई। कॉटन रुई नर्म होती है ना, उसको हाथ लगाएं तो बहुत सॉफ्ट फील होता है, तो सॉफ्टनेस की तशबीह किससे दी गई है? कॉटन से। एज़ सॉफ्ट एज़ कॉटन। नंबर 2 इज़ स्वीट। स्वीट मीन्स मीठा, कितना मीठा? एज़ स्वीट एज़ हनी। हनी मीन्स शहद, इतना मीठा जैसे शहद। शहद से ज़्यादा तो कोई चीज़ मीठी नहीं होती, तो स्वीटनेस को कंपेयर किया गया है हनी के साथ एज़ लगाकर। एज़ स्वीट एज़ हनी। नंबर 3 इज़ हैवी, means something is heavy and you have to compare it using as. Heavy means भारी। as heavy as an elephant, इतना भारी जैसे कि हाथी। नंबर 4 as noisy, sounds noisy, यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शोर करे तो उसका कंपैरिजन आप किसी शोर वाली चीज़ से कैसे करेंगे? as noisy as railway engine, इतना शोर करने वाला, इतना शोर मचाने वाला जैसे रेलवे का इंजन। हैव यू एवर बीन ट्रेवल्ड बाय ट्रेन? हैव यू एवर सीन ट्रेन? उसके आगे जो सबसे पहला पार्ट होता है उसका, उसको इंजन कहते हैं, जो ड्रैग करता है बाकी सारे ट्रेन को। जो ट्रेन के बॉक्सेस होते हैं, जो ट्रेन के कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसको ड्रैग करता है। ड्रैग मीन्स खींचता है। कौन खींचता है? रेलवे इंजन। सो these were the similes by using like and the word as. D part, page number 39. Complete the summary of the poem using the following words. First of all, I would like to define the word summary before you. Summary का मतलब होता है किसी चीज़ का खुलासा। जैसे उर्दू में आप खुलासा लिखते हैं कि पोएट ने बहुत सी जो बातें हैं वो वर्ड्स में की हैं, वो पोइट्री के तौर पर की हैं, और आपने उसको उर्दू की नसर की तरह जब लिखना होता है तो उसको समराइज़ कहते हैं, उसको समरी कहते हैं। समराइज़ करना, किसी चीज़ को मुख्तसरन बयान करना, किसी चीज़ की तफसील को कम कर देना और उसको मुकम्मल और जामे तरीके से बयान करना इज़ कॉल्ड समरी। और इंग्लिश में अब समरी मुकम्मल करने के लिए वो कह रहे हैं कि इन वर्ड्स का इस्तेमाल करें जो आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। गो, शाइन, एन्जॉयज़, रेस्ट, सेट, लाइक। द सन हैज़ डैश, सूरज गुरूब हो चुका है। जी, लुक एट योर बोर्ड। द सन हैज़ सेट, पहले में सेट आएगा। एंड द इवनिंग स्टार्स डैश, और रात का सितारा चमक उठा है। रात के सितारे चमकने लगे हैं। शाइन, दूसरे में शाइन। पहली फिल इन द ब्लैंक में सेट से आपने फिल करना है इसको। द सेकेंड वर्ड वुड बी फिल्ड बाय शाइन इन द स्काई, फुल स्टॉप। बर्ड्स टेक डैश, बर्ड्स टेक रेस्ट, परिंदे आराम करते हैं इन देयर नेस्ट्स, अपने घोंसलों में। एंड पीपल ऑल्सो गो टू देयर होम्स, और लोग भी अपने अपने घरों को जाते हैं। द मून लुक्स लाइक, चांद नज़र आता है। अब आपने ये लाइक का लफ्ज़ जो पढ़ा है, हैव यू एवर बीन सीन लाइक, लाइक कहाँ आता है? रिमेंबर, वेरी गुड। अभी जो हमने सिमिली सीखी उनमें लाइक का लफ्ज़ आया है। लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है, लेकिन जब लाइक किसी सेंटेंस में मिसाल के तौर पर बयान किया गया हो, किसी मिसाल के लिए इस्तेमाल किया गया हो, तो इसको सिमिली कहेंगे। तो यहाँ पर सिमिली है लाइक। द मून लुक्स लाइक आ फ्लावर, चांद एक फूल जैसा दिखाई देता है। एंड इट ऑल्सो एन्जॉयज़, और ये भी लुत्फ़ उठाता है।
द नाइट टाइम, रात के वक्त। एन्जॉयज़, एन्जॉयज़ के साथ एस क्यों लगाया है? क्योंकि ये एक सिंगुलर नाउन है, मून, इसलिए इसके साथ एस का इजाफा किया गया है। एन्जॉयज़ प्रेजेंट टेंस के तौर पर, एन्जॉयज़ इंडिकेट करता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। सो फर्स्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स जस्ट टू मेक अ प्रॉपर समरी of the poem night is set, shine, rest, go, like, enjoys। अब आपने अच्छे तरीके से इसको go through करना है, means पढ़ना है। Turn on the page, page number 40, A part। Here is the line number 4 of the poem, encircle the pronoun and underline the possessive pronoun। First of all, I would like to define pronoun. Have you ever learned about parts of speech? Very good. You know better about parts of speech. There are 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, prepositions, conjunction, and interjection. A pronoun is the part of speech and it is used instead of noun। नाम की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। अब इस प्रोनाउन के आगे पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे मैं ये कहूँ कि मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, वो, उनका। अब यहाँ पर आपको लाइन नंबर 4, पोएम की लाइन नंबर 4 में से प्रोनाउन इस्तेमाल करना है और उसके साथ पोजेसिव प्रोनाउन ढूंढना है। एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन। आई को अंडरलाइन कर लीजिए, एनसर्कल कर दें, क्योंकि उन्होंने कहा है एनसर्कल द प्रोनाउन। ये आई जो है ये प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है। और उसके बाद जो पोजेसिव प्रोनाउन है इसका वो है माइन। माइन पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन यानी ऐसा प्रोनाउन जो मिल्कियत ज़ाहिर करे। अब आप दोबारा से पेज नंबर 39 पे आइए, मैं आपको प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में डेफिनेशन बताती हूँ। प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। ये तो मालूम है आपको कि प्रोनाउंस जो हैं वो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। नाउ possessive pronouns। A possessive pronoun is a pronoun that shows possession। possession का मतलब है मिल्कियत, यानी मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा। अब possessive pronouns कैसे हैं? mine मेरा, yours तुम्हारा, his उस लड़के का, hers उस लड़की का, theirs उनका, its इसका। अब यहाँ पर आपको प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में अच्छी तरह मालूम हो गया है। बी पार्ट पेज नंबर 40 पर आपने इन वर्ड्स को लगाकर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पर आपने जो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है पेज नंबर 40 पर, द फर्स्ट सेंटेंस इज़ ही इज़ कैरिंग हिज न्यू बैग। उसने अपना, वो लड़का अपना नया बैग पकड़े हुए है। इट इज़ डैश, ये उसका है। अब उसका की इंग्लिश आपको मालूम होनी चाहिए। देयर्स नो, योर्स नो, हर्स नो, माइन नो। द करेक्ट आंसर इज़ ही, हिज, ही, हिज, ही, हिज। अब यहाँ पर आपको ही, हिज, आप अपना खुद ही चार्ट तैयार कर सकते हैं कि आपको अच्छे तरीके से मालूम हो जाए। ही, हिज। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इज़ वियरिंग हर ब्यूटीफुल ड्रेस। वो अपना खूबसूरत लिबास पहने हुए है। इट इज़ हर्स, शी, हर्स। ये एरो का निशान जाहिर कर रहा है कि हर्स के लिए आपने शी इस्तेमाल करना है। आई एम बाइंग एन एक्सपेंसिव वॉच। मैं एक कीमती घड़ी ख़रीद रहा हूँ। इट इज़ माइन, इट इज़ माइन। माइन किसके साथ है? आई।
आई के साथ माइन। नंबर 4, दे आर आयरनिंग देयर शर्ट्स, वो अपने कपड़े इस्त्री कर रहे हैं। दीज आर देयर्स, दीज आर देयर्स, ये उनके हैं। अब देयर्स जो है ये आपने दे के साथ लगा देना है। उसके बाद नंबर 5, यू आर होल्डिंग अ स्टोरी बुक, आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यू आर होल्डिंग अ स्टोरी बुक है इसमें बताया गया है कि तुम एक कहानी की किताब पकड़े हुए हो। इट इज़ योर्स, ये तुम्हारी है। पोजेशन बताई जा रही है, मिल्कियत बताई जा रही है कि यू इज़ फॉर योर्स, दे देयर्स, आई माइन, शी हर्स, he his. So these are the pronouns and possessive pronouns. इसके बाद सी पार्ट है prepositions, prepositions of time. समटाइम्स आपको मुश्किल होती है कि इन कहाँ लगाएं, ऑन कहाँ लगाएं, एट कहाँ लगाएं। सो आई वुड ब्रीफ फॉर देम। जहाँ भी आपको सुबह, दोपहर, शाम, वहाँ पर आपने इन का इस्तेमाल करना है। ये आपको यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है, एक आपके सामने डिटेल दी गई है, आप उसमें देख सकते हैं बुक पेज नंबर 40। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। अब ऑन कहाँ इस्तेमाल करना है आपने? डेज़ ऑफ द वीक के साथ। और समटाइम्स आप देखिएगा कि ऑन बाकी प्रपोजिशन के साथ भी बाकी सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर आपको डेज़ ऑफ द वीक के साथ नज़र आ रहा है। ऑन सैटरडे, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन मंडे। एट हमेशा टाइम के साथ इस्तेमाल होता है और इवनिंग के साथ नाइट के साथ इस्तेमाल होता है। एट 5 AM, एट 2 o'clock, at night. Now let's complete these sentences with the help of suitable prepositions. Book page number 40, E part. Prepositions complete करने हैं, prepositions लगाकर sentences complete करने हैं। Number 1, माजिद is coming back dash Monday। अब यहाँ पर आपको days of the week में से एक day नज़र आ रहा है। आप अपने चार्ट पे चले जाइए जो आपको दिखाया गया है, उसमें देखिए कि डेज़ ऑफ द वीक के साथ इन इस्तेमाल हुआ है, ऑन इस्तेमाल हुआ है या एट इस्तेमाल होता है। तो डेज़ ऑफ द वीक के साथ हमेशा ऑन इस्तेमाल होगा। माजिद इज़ कमिंग बैक ऑन मंडे। द सेकेंड वर्ड इज़ शी प्लेज इन आफ्टरनून। शी प्लेज in the afternoon. Number 3, their plane will arrive at 3 o'clock. उनका जहाज़ 3 बजे आएगा। at टाइम है, at लगाएंगे। Number 4, he takes lessons on Sunday। days of the week आ गया, इसलिए हमने on लगा दिया। Number 5, you can see me at 7:30 in the evening। आप मुझसे शाम 7:30 बजे मिल सकते हैं। 7:30, 7:30 बजे शाम में मिल सकते हैं। Now let's come to the other activity, present continuous tense। टेंसेस आपको पहले पढ़ाए जाते रहे हैं। कॉन्टीन्यूस टेंस आपके टेंस का बहुत अहम हिस्सा है। कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या है आइए देखते हैं। इफ़ समथिंग इज़ हैपनिंग नाउ, अगर कोई चीज़ अभी हो रही हो, हैपनिंग हो रही हो, वी यूज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। हम फ़ेल, हाल, जारी इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए, यानी वो हो रहा हो, रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये कॉन्टीन्यूस टेंस कहलाता है। प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस टेंस की आगे हम चल के मिसाल देखते हैं। दिस टेंस इज़ फॉर्म्ड बाय यूजिंग टू कंपोनेंट्स। ये टेंस दो अज्जा के मुरक्कब से बनता है, द वर्ब बी इन द प्रेजेंट टेंस एंड द ing फॉर्म ऑफ वर्ब e.g. आई एम रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पर आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से दिखाया गया है, बट मैं आपको चाहती हूँ कि इसको डिटेल आपके सामने ब्रीफ करूँ। तो अभी हम जब ये टेक्स्ट बुक का अपना सारा PDF वाला काम कवर कर लेंगे तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको टेंसेस भी सिखाऊंगी। तो अभी आपके लिए यही जानना ज़रूरी है कि जो काम मौजूदा ज़माने में वक़ू पज़ीर हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, नहीं या मुस्तक़बिल में नहीं होना, बल्कि हो रहा है, जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो दिस वर्क इज़ बीइंग हैपनिंग। तो यहाँ पर कॉन्टीन्यूस टेंस की आपको एक मिसाल भी मिलेगी। पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर से इसका अभी कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर एक सवाल है ई पार्ट में, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स टू मेक प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। ब्रैकेट में मौजूद जो सिंपल वर्ब्स हैं उनकी आपने जगह कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना है, यानी उनको आपने फ़ेल हाल जारी में तब्दील कर देना है। अब यहाँ पर है आई कैन नॉट कम, आई लर्न माई लेसन। ब्रैकेट में लर्न है। अब आपने इसको कॉन्टीन्यूस में कैसे चेंज कर दिया? अब उर्दू सुन लीजिए पहले इस जुमले की। आई कैन नॉट कम, मैं नहीं आ सकती हूँ। आई लर्न माई लेसन, मैं अपना सबक याद करती हूँ। अब ब्रैकेट में जो लर्न था उसको चेंज करते हुए हमने जुमले को कॉन्टीन्यूस टेंस में कैसे तब्दील कर दिया? आई कैन नॉट कम, फुल स्टॉप, आई एम लर्निंग माई लेसन। एम और उसके साथ लर्न के साथ आपने ing का इस्तेमाल कर दिया, तो एम लर्निंग, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं सबक याद कर रही हूँ, फुल स्टॉप। नंबर 2, व्हाट यू डू क्वेश्चन मार्क, मॉम इज़ वेटिंग फॉर यू। तुम क्या करते हो, वालदा इंतज़ार कर रही हैं। अब इसको कॉन्टीन्यूस में तब्दील करना है जो ब्रैकेट में मौजूद है आपके पास। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू डू को हमने चेंज कर दिया कॉन्टीन्यूस में आर यू डूइंग, व्हाट आर you doing, question mark. Always keep it in mind, you will have to put a proper question mark. सवालिया फ़िक्रा है, what are you doing, तुम क्या कर रहे हो, question mark। क्यों लगाया? क्योंकि शुरू में what था, सवालिया था, सवाल हो रहा था, यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जा रहा था, क्या, क्यों, कैसे, कब। सवालिया जुमलों से जो आपको नज़र आए उसके एंड में आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर डालना होता है। मॉम इज़ वेटिंग फॉर यू, फुल स्टॉप, वालदा आपका इंतज़ार कर रही हैं। नंबर 3, लुक एक्सक्लेमेशन मार्क, माई कैट प्ले, प्ले ब्रैकेट्स में है। अब ब्रैकेट में जो प्ले है उसको कॉन्टीन्यूस किस तरह बनाना है हमने? लुक माई कैट इज़ प्लेइंग, माई कैट इज़ प्लेइंग, लुक माई कैट is playing. Number 4, he is doing his homework. Do को हमने doing बना दिया, he is doing his homework, he is doing his homework. Number 5, listen that girl cry, cry आपका ब्रैकेट में है। listen that girl is crying, that girl is crying। यहाँ पर आपने कॉन्टीन्यूस को किस तरीके से प्रेजेंट को कॉन्टीन्यूस में चेंज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट को, ये आपने देखा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, मेक क्वेश्चंस इन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। सिंपल सेंटेंसेस के आपने कॉन्टीन्यूस टेंस कैसे बनाना है क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट सेंटेंस इज़ We are waiting for the bus, हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं।
अब यहाँ पर हो जाएगा क्या हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, आर वी वेटिंग फॉर अ बस, आर वी वेटिंग फॉर अ बस, आर वी वेटिंग फॉर अ बस, क्वेश्चन मार्क। नंबर 2 है शी इज़ गोइंग टू वर्क, वो काम पर जा रही है। इसका सवाल क्या बनेगा कॉन्टिन्यूस टेंस में, इज़ शी गोइंग टू वर्क, क्वेश्चन मार्क। क्या वो काम पर जा रही है, इज़ शी गोइंग टू वर्क। नंबर 3 ही इज़ राइडिंग अ बाइक, ही इज़ राइडिंग अ बाइक। सवाल क्या बन जाएगा, इज़ ही राइडिंग अ बाइक, क्वेश्चन मार्क। नंबर 4 वी आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, हम ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन बनाने के लिए आर वी ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, क्वेश्चन मार्क। क्या हम ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। नंबर 5 शी इज़ कुकिंग मटन फॉर सपर। रिमेंबर ब्रेकफास्ट नाश्ते को कहते हैं, लंच दोपहर का खाना। अब दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान शाम की चाय या स्नैक्स या जो भी आप खाते हैं इवनिंग में, उसको सपर कहते हैं, सपर। और अगर आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से दोपहर लंच के दरमियान कुछ खाते हैं तो उसको ब्रंच कहते हैं। तो यहाँ पर है शी इज़ कुकिंग मटन फॉर सपर। अब सवाल बनाएंगे व्हाट इज़ शी कुकिंग। 2 सवाल बन सकते हैं, एक ये और इज़ शी कुकिंग मटन फॉर सपर, क्वेश्चन मार्क। 6th one is are they are playing football, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। सवाल बन गया are they playing football, क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं। So these were the present continuous questions। अब अगला है पंक्चुएशन और प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन आपकी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। किसी भी वर्ड को पढ़ने के लिए आपको करेक्ट स्पेलिंग्स और करेक्ट उसका वे ऑफ टॉकिंग पता होना चाहिए। जी पार्ट है रीड दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स अलाउड। नीचे दिए हुए पेयर ऑफ वर्ड्स को पढ़िए। हेल, हेल, लेट, लेट, लेटर, लेटर, सेल, सेल, टेल, टेल, टेस्ट, टेस्ट। अब यहाँ पर आपको बज़ाहिर तो एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके मायने और इनका बोलने का अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट है और इनके स्पेलिंग्स भी डिफरेंट हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस आपने प्रोनंसिएशन के लिए करनी है। दिस वर्ड इज़ प्रोनंसिएशन नॉट प्रोनाउंसिएशन, ऑल्दो द स्पेलिंग इज़ PRONUNCIATION, प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन। एच पार्ट है इसका चूज़ द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर आपने सही लफ्ज़ का चुनाव करना है। आई कुड नॉट गेट अ डैश इन द बस। सीट या सिट, सीट का मतलब नशिस्त और सिट का मतलब बैठना। मुझे बस में कोई बैठने की जगह नहीं मिली, तो बैठने की जगह मीन्स नशिस्त। तो यहाँ पर सीट को टिक कर लीजिए। आई कुड नॉट गेट अ सीट, SEAT, सीट इन द बस। अ मॉस्किटो डैश मी लास्ट नाइट। बीट का मतलब मारना और बिट का मतलब काटा। बाइट की सेकेंड फॉर्म है बिट, बाइट, बिट। मॉस्किटो काटता है, मारता नहीं है, तो अ मॉस्किटो बिट मी लास्ट नाइट। नंबर 3, माई मदर इज़ कुकिंग राइस फॉर सपर। SUPER, सुपर, बहुत बड़ा अजीम, सपर शाम के लिए जो खाने के लिए चीज़ बनती है, स्नैक्स, उसको।
तो SUPPER आएगा यहाँ पर। नंबर 4, माई ग्रैंड मदर डैश अस स्टोरीज़, मेरी दादी अम्मा हमें कहानी सुनाती हैं। टेल्स सुनाना, टेल्स कहानियाँ। अब यहाँ पर स्टोरीज़ ऑलरेडी मौजूद है तो सुनाने की इंग्लिश है टेल्स, तो यहाँ हम किस वर्ड से खाली जगह को पुर करेंगे? टेल्स के साथ, TELLS, टेल्स। नंबर 5, साद डैश द बॉल एंड स्कोर्ड द गोल, साद ने बॉल को मारा और गोल कर दिया। हिट या हीट, हिट मीन्स मारना, हीट का मतलब गर्मी या हरारत। वेरी गुड, आपने सही लफ्ज़ को तलाश कर लिया। साद हिट द बॉल एंड स्कोर्ड द गोल, HIT, हिट। आ डैश सेल्स ओवर वाटर, कौन सी चीज़ पानी पर तैरती है? शीप, SHEE, शीप का मतलब है भेड़। SHIP, शिप का मतलब है कश्ती जो पानी पर तैरती है, या जहाज़। पानी के जहाज़ को शिप कहते हैं। आ शिप सेल्स ओवर वाटर, कश्ती या बहरी जहाज़ पानी पर तैरता है। यहाँ पर पेज नंबर 43 पे राइटिंग स्किल्स नज़र आ रहे हैं। एक पिक्चर नज़र आ रही है आपको। लुक एट द पिक्चर एंड टेल व्हाट दीज चिल्ड्रन, बर्ड्स एंड फैमिली मेम्बर्स आर डूइंग इन द पार्क। यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। दिस इज़ द एक्टिविटी फॉर यू माई डियर स्टूडेंट्स, कि आपने इस पिक्चर को देखते हुए, इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए अपने तौर पर छोटे छोटे जुमले बनाने हैं, जिनमें है ईटिंग, ड्रिंकिंग, सिटिंग, प्लेइंग, स्किपिंग, ग्रेजिंग, टॉकिंग, सिंगिंग एंड रनिंग। आप छोटे छोटे जुमले मुकम्मल करके एक पैराग्राफ की सूरत में इसको फॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये डूइंग वर्ब्स भी कहलाते हैं। आपने इन डूइंग वर्ब्स के साथ जुमले मुकम्मल करने हैं कि खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, स्किपिंग, रस्सा कूद रहे हैं, ग्रेजिंग, चर रहे हैं, टॉकिंग, बातें कर रहे हैं, सिंगिंग, गाना गा रहे हैं, एंड रनिंग, दौड़ रहे हैं। तो आपने अपने तौर पर इन सब वर्ड्स को इस्तेमाल करके इस पिक्चर की मदद से आपने ये एक पैराग्राफ लिखकर लाना है। उसके बाद आपका नाइट पोएम का ये पैराग्राफ है, 50 to 60 वर्ड्स ऑन नाइट। ये आपने राइट समरी ऑफ द पोएम, जी ये भी आपकी मुकम्मल हो चुकी है। जो आपका पेज नंबर आपने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के साथ पेज नंबर 39 पे किया था, ये आपकी समरी भी है। इस सवाल को आपने इसमें शामिल कर देना है। इसी तरह राइट समरी ऑफ द पोएम, ये आपने इसमें शामिल करके लिख लेनी है। ग्लॉसरी भी आपकी हो गई है और इसके अलावा आपकी सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई हैं। जो बुक वर्क था, कॉपी वर्क था, रीडिंग विद ट्रांसलेशन थी। इस तरह आपका लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आई होप यू हैव ऑल एन्जॉयड दिस लेसन वेरी वेल। गो थ्रू इट और इसको अच्छे तरीके से समझिए, याद कीजिए। इसकी तमाम क्वेश्चन आंसर्स, तमाम बुक वर्क आपको याद होना चाहिए और छोटे छोटे टेस्ट के ज़रिए आपने जज करना है कि आपको कितना याद हो गया। अगर आपको इससे मुतल्लिक कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप स्कूल के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।